So yesterday we talked about the poem Before Dying, written by Jeevanand Das. Before Dying. Written by Jeevanand Das. And in this particular poem, he talks about क्या बात की होगी इसने, क्या लगा आपको कि क्या बोल रहा है? What does he say? बोलो, क्या बात की है इसने? बताइए, क्या हुआ, क्या बोला, क्या इसने? पोयम का मैसेज क्या है, स्टेटमेंट क्या है, थीम क्या है इसका? बताओ। क्या क्या बताया, क्या बोल रहे हैं? Imagination, but about what? About nature and the rural life of rural Bengal. तो बिफोर डाइंग इज अबाउट इमेजिनेशन, और यहां पे ये वर्ड आप लगा सकते हो, क्या बोला था कल, वर्ड दिया था एक, नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया ऑब्लिक इमेजिनेशन अबाउट नेचर एंड द रूरल लाइफ ऑफ रूरल बंगाल. पर्टिकुलरली किस जगह को याद कर रहा है वो? पर्टिकुलरली ऑफ बारिशाल, his native place, his native place. बारिशाल को याद करता है, अपने घर को. अरे समझ रहे हैं बातें? सिंपल सी बात है. नॉस्टैल्जिक है, स्वीट मेमोरीज को याद कर रहा है. एंड द पोएम हैज बीन, अब यहां पे आएगी बात, वो कैरेक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं सैक में, उसके साथ है पॉइंट ऑफ व्यू, नरेशन जुड़ी हुई है. कहानी या कविता को कहने का तरीका, तो कहानी या कविता को बोला किसके एंगल से जा रहा है? फर्स्ट पर्सन में. कवि अपने एक्सपीरियंस से सुना रहा है, अपने एंगल से बोल रहा है, और उसमें भी उसने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? वी. एंड व्हाट डज दिस वी सिग्निफाई? वी मींस, वी के लिए हम कह सकते हैं वी हियर सिग्निफाइज people of rural Bengal, people who have experienced the rural life, people who, the villagers, simple common folk who live in the villages, those people have been referred to as we. And poet speaks on their behalf, उनके behalf पे, उनके एंगल से बात कर रहा है कि हम स्पेशल हैं because we have experienced all these things. क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? नदी के किनारे नदी की परियां देखी हैं, धुंध के फूल बिखेरती हुई. हम हैं जिन्होंने खेत देखे हैं खाली, है ना, जहां मून स्टैंड्स स्टिल अनअवेयर ऑफ अनकेयरिंग ऑफ हार्वेस्ट यील्ड. हम जिन्होंने वो उल्लू के पंखों की आवाज, उल्लू को सुना है, उसकी स्मेल ली है रात की, लंबी रातों में जो सर्दी की रातें हैं. हम हैं जिन्होंने चांदनी से नहाए हुए आंगन में उस हट की, उस झोंपड़ी की परछाई देखी. हम हैं जिन्होंने पैडी शीफ बांध के रखे हैं, गट्ठर, उसका कलर, सूरज के मतलब ग्रीनरी उसकी देखी है, महसूस की है. फिर और चीजें, समर में, ऑटम में, ये सारी चीजें हमने महसूस की हैं. पेड़ों से पत्ते झड़ते हुए, ग्लो वर्म्स को देखा है, जुगनुओं को, और बुलबुल और लाइट को देखा है प्ले करते हुए हिजाल की ब्रांचेस में. माने इतने नेचर और नेचुरल फिनोमिनन को इन्होंने महसूस किया है. वी ने, वी द पीपल ऑफ रूरल बंगाल, वी द पीपल हु लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद नेचर. क्लोजनेस है, he feels a connection with nature. समझ रहे हैं कुछ लॉजिक? लिखनी है 4 बातें तो लिख लो, कि आप कर लोगे खुद, ये बताओ फटाफट, नहीं तो मैं लिखवा दूं 4 बातें, लिखो. नहीं डिटेल नहीं मैं दे रहा, मैं एक दे रहा हूं आपको 5-6 लाइनों में इसका निचोड़.
जिस्ट क्या सार है, क्या बोलना चाह रहा है, लिख लीजिए। बिफोर डाइंग is a poem written by Jivanananda Das. Before Dying is a poem written by Jivanananda Das. Full stop. It was originally written in Bengali. It was originally written in Bengali. And has been translated into English by Supriya Chaudhary. And has been translated into English by Supriya Chaudhary. Supriya, Supriya, Supriya Chaudhary, Chaudhuri. इन्होंने ये स्पेलिंग लिखी है। चौधरी की स्पेलिंग वैसे हम लोग ARY से लिखते हैं ना, इन्होंने बुक में ये वाली दी है मुझे, CHAUDHURI। आप यही लिख लीजिए जो नाम उसने लिखा है, सुप्रिया चौधरी। अब हो सकता है चौधरी हो, कोई और सब कास्ट या कोई और टाइटल हो, पर ये स्पेलिंग है CHAUDHURI। ठीक है जी, फुल स्टॉप। The poem is recollection of the recollection, दोबारा याद करना, recollection of experiences of people of rural Bengal, recollection of experiences of people of rural Bengal of, फिर ऑफ लगाना है, of their interaction with nature, of their मतलब उनकी interaction with nature and lifestyle and natural lifestyle कर दो, and natural lifestyle in general, natural lifestyle in general. Full stop. The poet considers people living in rural areas of Bengal. The poet considers people living in rural areas of Bengal special because they live in close association with nature, and natural beings. He has used the pronoun we. और आगे जब लिखोगे ना प्रोनाउन, आगे ऐसा लिख दोगे we, मतलब इसको इन्वर्टेड कॉमा में कि ये we प्रोनाउन उसने यूज किया है। He has used the pronoun we for people of rural Bengal या natives of rural Bengal।
full stop. He shows how the life in villages या रूरल एरियाज कर दो, how the life in rural areas is peaceful and is right in the heart of nature, and is right, R-I-G-H-T, right in the heart of nature. Their daily routine, their THEIR, their daily routine involves trees, grass, sun, kingfishers, stars, owls, sky, ponds, fish. Their daily routine involves, क्या क्या लिखवा दिया? Trees, grass, sun, kingfishers, ponds, owls, fish, ducks. And fields, खेत, where they work all day, where they work, fields, FIELDS, and where they work all day. Fields आगे कॉमा लगा के, where they work all day. He considers such people fortunate to have lived in the lap of nature. He considers such people fortunate to have lived in the lap of nature. Fortunate to have lived in the lap of nature. And feels that this is all one needs to know and feel. This is all one needs to know, KNOW, and feel before death. This is all one needs to know and feel. फील के एक्सपीरियंस भी कर सकते हो. All one needs, NWDS, needs to know and experience या feel before death. देखो बिफोर डेथ, बिफोर डाइंग जो टाइटल है पोयम का, वो कहां जस्टिफाई हुआ? लास्ट स्टेंजर. उसने सारे एक्सपीरियंसेस गिना दिए, फिर लास्ट में कहता है कि ये वो चीजें हैं जिनको जानना असल में जरूरी है. प्रकृति में ये चीजें जिसने जान ली वो स्पेशल है, और उसको और किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं. वही हमने लिखा. दिस इज ऑल वन नीड्स टू फील एंड एक्सपीरियंस, या वन नीड्स टू नो एंड एक्सपीरियंस, या वन नीड्स टू नो एंड फील बिफोर डेथ. अरे यही लिखा, यही लिखा है, फुल स्टॉप. Because the death, full stop, because the death will push, PUSH, push us in a state of oblivion. Oblivion, where everything fades,
where everything fades, F-A-D-E-S. Where everything fades and living with nature can be the only living with nature can be the only way of enjoying our existence. Enjoying, way of enjoying our existence before death. Before death. पढ़ के देख लीजिए एक बार, कोई कुछ मतलब बन रहा है इन लाइनों का कि नहीं। एक बार पढ़ के देखो क्या इन लाइनों का कुछ मतलब बना। आज खत्म कर देना जीवनानंदम ने। पढ़ के देखो इन लाइनों का कुछ मतलब बना शुरू से। जहां कहीं मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे बताइए। मतलब ये होता है निचोड़ की, मैसेज क्या है उसका। यहां फुल स्टॉप है, टी बढ़ाकर। हाँ, राइट मतलब बिल्कुल प्रकृति की गोद में, प्रकृति के दिल में बसे हैं, उस एंगल से लिखा है। उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर लिखना है देयर डेली रूटीन, टी बड़ा। देखो ठीक है लिखा है सेंटेंस, कुछ छूटा तो नहीं है। पढ़ के देखो, पढ़ के जहां छूटा है मुझे पूछो ना, कहां छूटा है। सुना, पढ़ के सुना शिवांश क्या क्या लिखा। It was the point is recollection of experience of people of rural Bengal of their interaction with nature. Their दूसरा है बच्चा, THEIR, उनका, हाँ, and of their interaction with nature and their and general of and their natural lifestyle. हाँ, and of their, नहीं और भी है, and natural lifestyle, and of their, कुछ और भी है, हाँ, of their interaction with nature एंड, नहीं दोबारा नहीं है ना, ऑफ देयर इंटरेक्शन विद नेचर एंड, इसको काट दो, एंड देयर लाइफस्टाइल इन जनरल। फिर नेचुरल लिखा है तूने, तनिषा गलत लिखा है, नेचुरल कर, नेचर बीइंग्स नहीं, नेचुरल बीइंग्स। हाँ, this pronoun, the pronoun we for people natives of rural Bengal. He shows how the life in rural areas is peaceful and is right in the heart of nature. And is right in the heart of nature. इसको through की जगह लिख how, HW। हाँ, आगे how the life in villages oblique rural areas is peaceful is it लिखा है तुमने, is right in the heart of nature। आगे and fields where they work all day. He considers SSS indefinite, he considers such people fortunate to have lived in the lap of nature and feels that this is all one needs to know and experience before
डेथ, एंड एक्सपीरियंस डाल या एंड फील डाल, नो एंड फील। बच्चे बाकी चेक कर लो साथ साथ पूरा हुआ कि नहीं। अच्छा, ओब्लिवियन बता रहा हूं। ओब्लिवियन का अर्थ होता है जहां पे हम लोग एहसास नहीं है। ओब्लिवियन हो गया जहां पे आप भुला देने वाली अवस्था, जहां भूल गए सब कुछ। स्टेट डेथ इज स्टेट ऑफ ओब्लिवियन वेयर यू वुडंट रिकॉग्नाइज एनी पर्सन, इमोशन और आइडेंटिटी। ऐसी अवस्था में जहां भ्रम, पता ही नहीं कहां, जैसे ट्वाइलाइट बोला था, कहां, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, प्लांट दाउ नो रोजेस ऑन माय हेड, नो शेडी साइप्रस ट्री। क्यों? बिकॉज कहां होगा मैं? ट्वाइलाइट में। और ट्वाइलाइट कैसी होगी वो? जहां पे नथिंग चेंजेस, कोई चेंज नहीं आएगी। माने ऐसी अवस्था जहां ऑब्लिवियस हो जाते हैं हम, बेपरवाह हो जाते हैं आइडेंटिटी से, जिंदगी से, दोस्ती से, कुछ भी नहीं दिखेगा ना। हम डेथ के बाद ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हम तो डेथ के बाद वहां चले जाएंगे जहां कुछ एहसास नहीं है। उसको लिखता है अनरिस्पॉन्सिव पीस। पोएम ध्यान से पढ़ोगे तो, अनरिस्पॉन्सिव पीस, वहां चले जाओ, यहां कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप अच्छा सोचो बुरा। तो कहता है कि मरने से पहले जिसने ये सब फील कर लिया, वी हु हैव डन दिस, वी हु हैव डन दिस, तो कहते हैं हम लकी हैं, वी हैव लिव्ड थ्रू ऑल। और इतना ही जानना जरूरी है मौत से पहले, वही लास्ट लाइन में बोल रही है। दोबारा पढ़ के देखो, दोबारा पढ़, क्या लिखा है? नहीं नहीं, वो लास्ट लाइन। He considers that people fortunate who have lived in a lap of nature. This is the one. All need to know. One. This is all. One का मतलब होता है किसी को भी, जनरल वर्ड सेंस में लगाते हैं कि किसी को भी क्या महसूस करने की जरूरत है? प्रकृति के साथ रहना। और जिसने कर लिया उसने अपनी जिंदगी जस्टिफाई कर ली कि जी वो जिया है। जैसे हम बोलते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जमिया ही नहीं। पहले ये कहावत बड़ी मशहूर थी, क्योंकि लाहौर मतलब एक वेस्टर्न जो हमारा पोर्शन था उसका सेंटर पॉइंट था लाहौर, कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं, है ना। कि जिसने ये काम नहीं किया मतलब जिंदगी में आया क्यों? तो बोलता है कि जिसने वो प्रकृति के साथ रहने की फीलिंग नहीं ली, गांव का जीवन नहीं देखा, गांव का आनंद नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो इतना जिसने कर लिया उसने कर लिया जिंदगी। बिफोर डाइंग वो ये सारी चीजें उसने, क्योंकि कहता मैंने देख ली। और मौत क्या है? इट विल बी ऑब्लिवियन। हाँ, वो मौत वाली लाइन पढ़ो अब इससे आगे। Need to know and feel because the death will push us in a state of oblivion. डेथ हमें कहां पुश कर देगी, कहां धक्का दे देगी? इन अ स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, जहां पे ऐसा लगेगा किसी जादूगरनी ने सब चीजें बदल दी हैं। आई है वो लाइनें, कल पढ़ाई है मैंने, जहां जादूगरनी ने सब बदल दिया। तो उस ऑब्लिवियन में हमें पुश कर देगी जहां पे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। और हमने कैसे लिखा है इसको? ऑब्लिवियन के बाद क्या लिखी है लाइन? मतलब हमारे जिंदगी को जीने का एकमात्र तरीका पोएट के अनुसार क्या है? टू लिव विद नेचर। उसको एंजॉय कर लिया, उसको एक्सपीरियंस कर लिया। और कैसी नेचर? रॉ नेचर। देखो, रिफाइंड नेचर नहीं है प्रकृति। यहां वैसी नहीं है कि आप घर गए, इमेजिन किया, फिर उसको घर में बैठ गए जहां पे पेड़ पौधे सुनहरी हो गए, जहां पे कुछ और बदल गया। इमेजिनेशन क्या करती है? इट स्वीटन्स बिटरनेस। रियलिटी में जहां देखो वो उधर ही बैठा है जहां पक्षी, इसलिए तो जो उसकी नेचर है वो रॉ नेचर है, वाइल्ड नेचर, उसकी विल्डरनेस हमारे सामने आती है। कुछ लॉजिक मेरी बात समझ रहे हैं? फॉलो करने नहीं की। प्रकृति अपने असली रूप में, आपको क्या लगता है जंगल की जिंदगी बड़ी अट्रैक्टिव है? मूवीज में तो ऐसा दिखाते हैं, जंगल में चले जाते हैं फटाफट वो, है ना, वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं, वहां जाके उनको पानी का झरना भी मिल जाता है, वहां जाके उनको पेड़ पे फल भी मिल जाते हैं जिनको खा के वो मरते भी नहीं, उनको एंजॉय भी लगता है, झोपड़ी बनी बनाई मिल जाती है ना। जंगल भी कैसा एग्जॉटिक दिखाया कि कहता नहीं कितने मजे आ रहे हैं जंगल में, पर जंगल तो हार्श जगह है, प्रकृति में रहना हार्श है। रियलिटी में उधर ठंड में पड़े रहना और पराली में आपको लगता है कि इंजॉयबल है। जब वो ब्रेथ सेंट की बात करता है, उधर किंगफिशर्स की बात करता है, सूरज की बात कर रहा है, तो रियलिटी में कैसी, कौन सी नेचर यहाँ पे जो उसका रियलिटी वाला फेस है, बट उस चीज को एंजॉय कर रहा है, रिलिश कर रहा है। कहता है कि वो जिन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो लोग बिफोर डाइंग, हमें वो करने की जरूरत है। हम जिन्होंने ये सब कुछ देखा, वी आर स्पेशल देन अदर पीपल बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस नेचर इन इट्स रॉ फॉर्म, इन इट्स ट्रू फॉर्म।
अरे बनेगी कुछ बात है। इसका जरा सिंप्लीफाई करके आपने मैं एक एक ही लिखना है इसमें सब में। वैसे तो आता क्या है पेपर में, वही पैटर्न वही है, या तो आएंगे पैराग्राफ, एक दो 4 पैराग्राफ आएंगे, 4 में 2 करने हैं एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और 2 आएंगे उनमें से एक करना होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। पोएम्स और स्टोरीज से आएंगे वो, समझ रहे हैं। ये जो बुक आपको दी है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है विद सिंपल एक्सप्लेनेशन विद मीनिंग ऑफ वर्ड। मैं तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बेसिक आइडिया लिखवा दिया कि है किसके बारे में, मैसेज क्या है, समझ गए। बाकी आपका काम है करना अपना ही, बस ये समझ लो कि अप्रोच कैसे करना। सेकंड पोएम लेंगे आज, सेकंड के तीनों ही कर लेनी है। नेक्स्ट लो, विंडी नाइट, छोटी छोटी है, इनको देख लेते हैं। विंडी नाइट, विंडी शब्द कहां से आया? विंड से, हवा से, हवा वाला, हवादार, हवादार तो नहीं हुआ, तूफान वाला हो गया। विंडी नाइट, तूफान की रात। क्या पोएम आ गई? तूफान की रात। और बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेटेड इंग्लिश है, बड़ी सिंपल। पढ़ के देखो, पढ़ो पढ़ो जरा क्या लिखा है। देखो फुल स्टॉप आ गया, वहां रुक जाना है। लास्ट नाइट वॉज अ नाइट ऑफ डीप विंड्स, अ नाइट ऑफ काउंटलेस स्टार्स। करो हिंदी में ट्रांसलेट, क्या बना? लास्ट का मतलब पिछला, तो पिछली रात कैसे थी? अ नाइट ऑफ डीप विंड्स, बड़ी गहरी हवाएं थी। अ नाइट ऑफ काउंटलेस स्टार्स, लेकिन तारे भी चमक रहे थे, असंख्य, काउंट नहीं हो सकते जो, काउंटलेस। तारे भी चमक रहे थे, तूफान भी था। फिर क्या हुआ? पैंसिव विंड, मस्कीटो नेट, at times like a monsoon ocean fell. Sometimes the bedclothes were torn apart and wishes to fly toward the stars. Throughout the night, और रात भर क्या होता रहा? The expansive, expansive माने विस्तारित, चारों दिशाओं में फैली हुई हवा, वो आए और क्या करे? कहां सोया हुए? बंगाल, पानी, गर्मी, मच्छरदानी लगा के, मस्कीटो नेट। देखिए मच्छरदानी लगाते हो घरों में, इसने भी लगाई, लेकिन रात भर हवा भर जाती है मच्छरदानी में। पता नहीं पर तूफान में तुमने कभी लगाई कि नहीं, ऐसे फूल जाती है वो, हवा भरेगी ना जब उसमें अंदर से फूल जाएगी, क्योंकि हमने टक की होती है, वो मच्छर ना घुसे। बिस्तर में चादर के नीचे दबाए होते हैं कोने उसके, आप लोग नहीं करते? करते हो, बाहर सोता है जब बरामदे में। कहता थ्रू आउट द नाइट द एक्सपेंसिव विंड प्लेड राउंड माई मस्कीटो नेट, की मेरे मच्छरदानी से ही खेलती रही हवा रात भर। The net swelled at times, और कभी कभी तो मेरा वो मस्कीटो नेट, मच्छरदानी फूल जाती थी ऐसे। और कैसे फूला उसका कंपैरिजन किया है सिमिली, सिमिली माने कि उसकी उपमा दी है, किस चीज के साथ? उसके कंपैरिजन किया है। लाइक एट टाइम्स, कभी कभी तो कैसे फूल जाता था? लाइक द मॉनसून ओशंस वैली, की जैसे मॉनसून में ओशन, ओशन माने समंदर की पेट फूल जाता है। मतलब जैसे समंदर में जब बड़ी बारिश होती है तो समंदर तूफान पे आ जाता है, नदियों का इतना पानी बह के पहुंचता है तो जल स्तर बढ़ जाता हो, तो वैसे जैसे उसका पेट फूल जाता है बरसात में, वैसे मेरे वो मस्कीटो नेट फूल जाती थी जब हवा उसमें भरती थी। कभी कभी इतनी हवा थी कि बीच बीच में वो ऐसे फूल जाता था, जैसे उसमें हवा भरती थी, जैसे कि समंदर का पेट फूलता है मॉनसून में। समटाइम्स द बेड क्लोथ्स वर टोर्न, और इतनी तेज हवा थी कई बार तो कपड़े ही फट गए। बेड क्लोथ्स, चादर वादर जो डाली थी उधर, बेड क्लोथ्स कपड़े, बिस्तर मेरा वही फट गया। एंड विश टू फ्लाई टुवर्ड्स द स्टार्स, और ऐसे फट के वो इधर उधर मतलब हवा में फहरा रहे हैं जैसे उनकी इच्छा है कहां जाके चले जाना है, सितारों में। मतलब वो जो कपड़े जो फटे तो उनके टुकड़े, दे वांटेड टू मीट द स्टार। इतनी हवा तेज, और तूफान आते हैं वहां, जबरदस्त तूफान। बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के जो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल है, तूफान आते हैं भैया, समंदर के किनारे है वो। हाँ जी आगे। At times it seemed to me, perhaps in a half sleep, the net was not above me. It was flying like a white hero on the ocean of blue wind, rushing past the lap. Last night was such an amazing. फिर कहता है at times it seemed to me, और बीच बीच में तो मुझे ये भी लगा, perhaps in a half sleep, चाहे मैं आधा जागा था आधा सोया था, half sleep, नींदा था, नींद पड़ जाती है नहीं बीच में, तो बीच बीच में इसका एहसास हुआ कि मेरा नेट कहाँ है ही नहीं।
मस्कीटो नेट उड़ गया, पता नहीं कहां है। Perhaps in half sleep it seemed to me, मुझे लगा, the net was not above me, मच्छरदानी मेरे ऊपर नहीं थी, बिस्तर पे नहीं थी। It was flying like a white heron, ये तो उड़ रही थी कैसे, सफेद बगुले की तरह, on the ocean of blue winds, नीली हवाओं के समंदर में सफेद बगुले की तरह मेरी मच्छरदानी उड़ रही थी। और कहां जाके जाके आई, स्वाति, स्वाति नक्षत्र की बात कर रहा है, कॉन्स्टलेशन नक्षत्र। एट द हिमालयाज में आई थी ये टर्म, कॉन्स्टलेशन नक्षत्र। तो उसको छू के आई है मेरी मच्छरदानी, मतलब उड़ गई हवा में। ऐसा लगा मुझे बीच बीच में, शायद सपना देखता होगा, इतने तूफान है कि अरे मच्छरदानी कहां है, शायद चली गई, ऊपर चली गई उड़ने। कहां जाके, सितारों को छू के वापस आ रही है। किसको, ब्रशिंग स्वातिज लैप। स्वाति से एस बड़ा लिखा है, स्वातिज लैप माने कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, जिसका नाम स्वाति नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं आकाश में, ज्योतिष में कितने नक्षत्र हैं? लास्ट नाइट वॉज सच एन अमेजिंग, 27 है, लास्ट नाइट वॉज सच एन अमेजिंग नाइट, कि कल की रात इतनी जबरदस्त, इतनी हैरान कर देने वाली रात थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसको हुआ, रात को सोया हुआ तूफान चल पड़ा। जैसे रात को कभी बारिश हो जाए तो कितना मजा आता है सोने का, है ना, कुछ उस तरह से इसने विंडी नाइट का आनंद लिखा है। हाँ जी, आगे क्या लिखता है, और पढ़ो कोई। पढ़ो। empty space in the sky, and those stars I saw the ashen face of all the earth's dead and loved ones. all the dead stars woke up, मरे हुए सितारे भी जाग उठे। There was no empty space in the sky, तो क्या देखता है कि कहीं भी खाली जगह नहीं है आसमान में, इतना क्लियर है कि हर जगह सितारे, रोशनी। इसको लगता है कि मरे हुए सितारे भी जाग गए हैं आज तो, क्योंकि ऐसे आकाश खाली दिखता है, कहीं दूर दूर कोई तारा है, लेकिन इतनी क्लियर नाइट है कि सारे आकाश के तारे दिख रहे हैं, काउंटलेस। ऑल द डेड स्टार्स वोक अप, जाग गए। देयर वाज नो एम्प्टी स्पेस इन द स्काई, कोई खाली जगह नहीं है पूरे आसमान में। अमंग दो स्टार्स आई सॉ द एशन फेस, और उन सितारों में मुझे दिखे चेहरे। कैसे फेस दिखे, एशन। अब एशन से भाव यहां क्या है, वैसे तो ऐश होती है राख, मे बी एशन हियर मीन्स डेड फेसेस, पीपल हु आर डेड। कई बार आप देखो ना, जैसे आप कहीं लेटे हो, अंधेरे में लाइट पड़ रही है, तो कुछ लाइनें वाइनें भी पड़ी हो, तो ऐसा लगता है कोई फॉर्म या फिगर या कोई एनिमल या कोई किसी का चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। इमेजिन करो, इतने सारे स्टार्स इसको दिख रहे हैं, काउंटलेस, और सारे चमक रहे हैं, डेड स्टार्स भी आ गए हैं सामने, और उसमें उसको क्या दिख रहा है, अर्थ्स आई सॉ, अमंग दो स्टार्स आई सॉ द एशन फेस, और किसके एशन फेस, फॉर ऑफ ऑल द अर्थ्स डेड लव्ड वंस, धरती के जितने भी लोग मर गए हैं, इसको अपने वो नाते रिश्तेदार वहां धरती के जीव उन सितारों में दिख रहे हैं। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, बच्चों को समझाते हैं, कोई मर जाता है तो कहां चला गया बेटा, वो आसमान में गया, सितारा बन गया, बोल लेते हैं ना अक्सर उनको समझ। तो वैसा ही समझो कि धरती के जितने भी पुराने लोग जो गए हैं, यहां से गुजर गए हैं, मृत्यु हो गई जिनकी, वो उसको कहां दिख रहे हैं, सितारा। ठीक हो जाएगा, अरे समझ गए, आगे। ग्लीम्ड द ड्यूई, ड्यू क्या होता है, ओस, ड्यूई पानीदार आंखें, द ड्यूई आईज, आगे। वेस्ट नहीं बचा, वास्ट, लेपर्ड स्किन, स्टोल, स्टोल नहीं ओढ़ते आप लोग, स्टोल ओढ़ते हो, वो वाला स्टोल, STOL। शोल्डर्स ऑफ अ बेबीलोनियन क्वीन, लास्ट नाइट वाज सच एन अमेजिंग। फिर और क्या बताता है, ऑल स्टार्स ग्लीम्ड, सितारे ऐसे चमके, एज इन द डार्क नाइट, जैसे कि रात के अंधेरे में, द ड्यूई आईज ऑफ द मेल लवर काइट, कि मेल चील बाज, काइट माने चील या बाज, जैसे मेल
उसमें जो मेल फीमेल होंगे, तो मेल चील पीपल की ब्रांच पे बैठा हो, जैसे उसकी पानीदार आंखें चमकती हैं रात को, वैसे क्या चमक रहे थे? सितारे। देखो रेफरेंस इसका नेचर से होगा, और वो भी ऐसी चीजों से होगा जो अनपोएटिक कंसिडर की जाती हैं। जैसे चील को यहाँ पोएटिक सब्जेक्ट बता दिया कि सितारे कैसे चमके, जैसे उसकी पानीदार आंखें चमकती हैं मेल काइट की, जब वो पीपल की पेड़ की ब्रांच पे बैठा है, उसकी ड्यूई आंखें, पानीदार आंखें। द वास्ट स्काई ग्लोड इन द मूनलाइट, और चांदनी में वो आकाश, अनंत आकाश, वास्ट अनंत आकाश ऐसे चमक रहा था जैसे द ब्राइट लेपर्ड स्किन स्टॉल अक्रॉस द बेबीलोनियन क्वीन, शोल्डर्स ऑफ अ बेबीलोनियन क्वीन, जैसे बेबीलोन की किसी रानी के कंधों पे पड़े हुए स्टॉल पे, और स्टॉल भी किसका बना है? तेंदुए की खाल का, लेपर्ड स्किन। मतलब रानी ने जैसे स्टॉल, देखो कंपैरिजन कितने लंबे लंबे हैं। क्या चमक रहा है? चांदनी रात में अनंत आकाश के तारे, और किसकी तरह चमक रहे हैं? किसी बेबीलोनियन क्वीन के कंधों पे पड़े हुए तेंदुए के खाल वाले स्टॉल की तरह, जैसे उसके ऊपर धब्बे चमकते होंगे, खाल, चमकीली खाल, वैसे क्या चमक रहा है? दिस वास्ट स्काई। अरे कर रहे हैं गौर, क्या कर रहा है ये? कंपैरिजन देखो, कितने फार फेच्ड इमेजरी है। इसकी इमेजिनेशन देखो ना आप, पोएट की इमेजिनेशन देखो, कहां से कहां का कंपैरिजन कर दिया। लास्ट नाइट वो सच एन अमेजिंग नाइट, की पिछली रात इतनी जबरदस्त, इतनी अमेजिंग थी, इतनी वंडरफुल थी। फिर आगे, The stars who had died in the sky slept thousands of years ago. They too came through the window and deep with them countless skies. The beauties I had seen dying in Syria, Egypt, Greece seemed to stand ranked on the faraway frontiers of the skies. Among the mists, with long spears in their hand, was it to trample down death? Was it to express the deep felt triumph of life? ट्रायम्फ। Triumph of life? Was it इफ पोएम पढ़ी मैंने, ट्रायम्फ शब्द वहां बताया था कल परसों, या भी ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, इफ यू कैन, आज करना है उसको कंप्लीट। चलो आगे। was it to raise a stern, fearless tower of love? The stars who had died in the sky's lap thousands of years ago, वो सितारे भी जो प्रकृति की गोद में कई हजार साल पहले मर गए थे, वो भी, they too came through the window, वो भी मुझे खिड़की से दिख रहे हैं। इतनी रोशनी, इतने सितारे, ये तो जो पहले मर गए थे वो भी वापस आ गए। Bringing with them countless dead skies, और अपने साथ अनंत आकाश लेके, मरे हुए आकाश लेके वो आए। मतलब अपने अपने उस नेचर को, जहां जहां उनकी एग्जिस्टेंस थी, उस सबके एलिमेंट लेके, उन सबके गुण लेके वो आ गए। द ब्यूटीज आई हैड सीन डाइंग इन असीरिया, इजिप्ट, विदिशा। अब ये वो सिविलाइजेशन के पिलर्स हैं, वो प्लेसेस हैं जिनको सिविलाइजेशंस का सेंटर माना जाता है। द ब्यूटीज आई हैड सीन डाइंग, और वो सुंदरताएं, वो प्रतिमान जो मैंने मरते हुए देखे थे असीरिया में, इजिप्ट में, विदिशा में, सीम टू स्टैंड रैंक्ड ऑन द फार अवे फ्रंटियर्स। फ्रंटियर होता है बाउंड्री, बाउंड्री, बॉर्डर। तो मैं उनको देखता हूं कि वो रैंकिंग में खड़े हैं, वन बाई वन। कहां पे? ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्काई। फार अवे फ्रंटियर, दूर स्थित बाउंड्री। और फ्रंटियर बोला है क्योंकि युद्ध का जो बाउंड्री रहती है उसको फ्रंटियर बोलते हैं। वॉर फ्रंट, वहां पे फ्रंटियर्स होते हैं, लड़ाके। अमंग द मिस्ट, और धुंधों के बीच में, विद लॉन्ग स्पीयर्स इन देयर हैंड, और उनके हाथ में बड़े बड़े भाले हैं। मतलब उसको वो सितारों के बीच लोग दिख रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स के, कोई असीरिया वाला, इजिप्ट वाला, मतलब इराकी सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया, और उनको दिख रहे हैं विदिशा के, इंडियन कल्चर के लोग, और दिख रहे हैं इजिप्ट के लोग, और उनके हाथों में बड़े बड़े भाले हैं। धुंध में उसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग खड़े हैं, पता नहीं सपना देख रहा है, क्या कर रहा है, वहां उसको खड़े हुए दिखते हैं। और फिर वो सोचता है, वॉज इट टू ट्रैम्पल डाउन डेथ? वॉज इट टू एक्सप्रेस द डीप फेल्ट ट्रायम्फ ऑफ लाइफ? वॉज इट टू रेज अ स्टर्न फियरसम टावर ऑफ लव? क्यों आए होंगे वो यहां? तो असीरिया मेसोपोटामिया में था, असीरियन, अब ये 2000 बीसी, और आजकल के इराक और टर्की के आसपास ये सभ्यता थी, बेबीलोनियन किंगडम। इजिप्ट जो था वो नील वैली में था, वो तो शायद आपको पता भी हो, इजिप्शियन
मम्मीज वाली जो मूवीज हमें देखने को मिलती हैं, तो इजिप्शियन इरा की वो हैं। और विदिशा जो है इंडियन सिटी थी, जो 200 से 300 200 BC से 300 AD 500 की साल वो बड़ी साउथ वेस्ट में बड़ी ज्यादा इसकी सांची के स्तूप वगैरह जहां बनाए गए, इसका बड़ा ज्यादा मान सम्मान था इस एरिया का भी। तो ये रेफरेंसेस किए गए हैं और ये कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री को दिखाता है, फ्लो ऑफ टाइम को बताता है। अच्छा, अब आ जाइए दोबारा से कहानी पे। अब कहां पहुंच गए थे? पोएम पे। वॉज इट टू ट्रैम्पल डाउन डेथ, कि क्या वो मौत का संदेश लेके आए हैं कि कुचल के मार देंगे, या मौत को मारने या हराने आए हैं? वॉज इट टू एक्सप्रेस द डीप फेल्ट ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, या उन्होंने अपनी जिंदगी पे जो विजय हासिल की उसका जश्न मनाने आए? वॉज इट टू रेज अ स्टर्न फियरसम टावर ऑफ लव, या फिर वो लव का, प्यार का एक घृणित स्टर्न, कड़ा मतलब कि टफ वाला टावर रेज करने आए हैं? माने कि ये लोग वहां स्पीयर्स लेके, हाथ में भाले लेके खड़े हैं। व्हाट कुड बी देयर पर्पस? तो सोच रहे ऐसे। आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, पढ़ो क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। इसी की होगी was watching in his half sleep from the window of his room. He saw stars which had died thousands of years ago. They became alive and he could see them through his window. Along with them, they brought numberless stars which had also died. The narrator has seen great beauties lying in Assyria, Egypt, and Greece. Assyria, Egypt, and Greece. But in his half sleep, the Platonian saw them standing according to their status in the mice because of Platonian being distant gods of the sky. They were carrying long spears in their hands. But Platonian wondered why they were carrying such spears. He did not know whether their purpose was to crush and kill death forever, or express the victory of life over death. Or perhaps they were trying to build a strong and fearless tower of love to indicate that love doesn't die. हाँ, अब देखो, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इसने भी इशारा किया है कि ये ड्रीम स्टेट में हो सकता है ये बंदा भी इस फेज में, क्योंकि जब वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो वो ड्रीम में, हाफ स्लीप में हो सकता है, आधा सोया हुआ। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग वहां आए हैं, हाथ में उनके भाले हैं, बट कंफ्यूज है कि क्या करने आए होंगे। हैव दे कम हियर टू ट्रैम्पल डाउन डेथ, हैव दे कम हियर टू सेलिब्रेट लाइफ, और हैव दे कम हियर टू इरेक्ट अ टावर ऑफ लव? व्हाई हैव दे कम हियर? इस बात पे वो सोच रहा है। उसको ऐसे नींद में दिख रहे हैं कि फार अवे फ्रंटियर्स, आकाश में दूर दूर तक वो भाले लेके लोग खड़े। और कहां कहां के उसको निवासी दिख रहे हैं? असीरिया के, माने कि उसके रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं उस सभ्यता के, इजिप्ट के, और इंडियन विदिशा के दिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी, रिया पढ़ गए। Amid the limitless outspread wings of the sky, the earth was raised our last night like a drum, and the lofty wind from the bosom of the sky came whisking through the window like countless zebras on the green plains scattered by the lion's roar. कहता I am benumbed, मैं तो सुन्न पढ़ता जा रहा हूं। overwhelmed, इमोशंस मेरे ऊपर हावी हैं। एज इफ टॉर्न अपार्ट बाय लास्ट नाइट्स फियर्स ब्लू टॉर्चर, जैसे कि आखिरी पिछली रात के उस भयानक टॉर्चर से, नीले टॉर्चर से मैं नम सुन्न पड़ गया हूं। ओवरवेल्ड, इमोशंस मेरे ऊपर हावी हैं। एमिड द लिमिटलेस आउटस्प्रेड विंग्स ऑफ द स्काई, और आकाश के अनंत विस्तार, उसके अनंत पंखों के अनंत विस्तार के बीच, द अर्थ वाज रेज्ड आउट लास्ट नाइट लाइक अ ग्रब, मुझे ऐसा लगा कि सारी धरती को कीड़े की तरह मसल दिया गया। ग्रब माने वर्म, कीड़ा। ये कब हुआ? सुबह उठ के इसने देखा, रात का तूफान आया हुआ था ना। अब हमारे यहाँ कभी तूफान आए और सुबह उठ के आप देखो, या बारिश हुई बड़ी तेज, सब जगह पानी बहा होता है, मिट्टी आ गई है बह के, हम देखते हैं ये हुआ क्या है। तो जब ये उठ के देखता है तो सब जगह तूफान, पेड़ वेड़ सब गिर गए हैं, सब जगह तबाही मची हुई है चक्रवात के बाद। तो वहां आके देखता है अमिड द लिमिटलेस आउटस्प्रेड विंग्स ऑफ द स्काई, कि आकाश की अनंत
विस्तार, पंखों की तरह उसका अनंत विस्तार है। और उसके बीच में क्या महसूस किया? अर्थ वॉज रेज्ड, कि धरती के ऊपर तो अटैक हो गया और उसको मसल दी गया लाइक अ ग्रब, एक कीड़े की तरह। एंड लॉफ्टी विंड फ्रॉम द बुजम ऑफ द स्काई, और आसमान की छाती से निकल के ये तेज हवाएं, लॉफ्टी ऊंची हवाएं, केम विस्लिंग थ्रू द विंडो, सीटी बजाती हुई खिड़की से एंट्री की। लाइक जैसे कि, अब उसका कंपैरिजन, लाइक जब शेर दहाड़ता है तो मैदान में, अफ्रीका के मैदानों में आप वीडियोस देखते होंगे डिस्कवरी चैनल पे, तो काउंटलेस ज़ीब्रास रन, पानी की तरह बह जाते हैं वो एकदम से ज़ीब्रास। उसके पीछे जब शेर शिकार के लिए दौड़ता है, हिरन दौड़ रहे होते हैं आगे, तो कैसे वो झुंड का झुंड पानी की रेले की तरह जाता है। काउंटलेस ज़ीब्रास ऑन द ग्रीन प्लेन, हरे मैदान में काउंटलेस, असंख्य ज़ीब्रा जो है वो स्कैटर्ड बाय द लायंस रोर, शेर की दहाड़ से जब वो बिखर जाते हैं, वैसे चीजें बिखरी हुई हैं अब तूफान के बाद। आगे दीक्षा पढ़े। वेल्ड, horizon flooding, sunlight, charged tigress, daunted, asunder, drunken balloon in the sea of blue wind, carrying with it indomitable, indomitable ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, इसके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। indomitable vulture, गिद्ध, from star to star, the mast of a distant star। लास्ट में कहता है my heart is filled with the scent of green grass on the sprawling veld। ये वेल्ड आई थिंक साउथ अफ्रीका में, या पता नहीं अफ्रीका में या अमेरिका में, घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो दो आते थे, भूगोल की किताब में पढ़ते थे हम 8वीं में। एक जगह को बोलते हैं प्रेरी, घास के मैदान होते थे बड़े बड़े, और उसमें वेल्ड का जिक्र भी आता है। ये भी घास के मैदान ही, बड़े बड़े घास के मैदान। अब ये मैं भूल गया हूं कि साउथ अमेरिका वालों को वेल्ड बोलते थे, साउथ अफ्रीका वालों को प्रेरी बोलते थे, ये आपस में ये कंफर्म कर लेंगे। तो कहता कि मेरा दिल भर गया है सेंट से, वो खुशबू आनी शुरू हो गई इसकी, ऑफ ग्रीन ग्रास, हरी घास की, ऑन द स्प्रॉलिंग, विस्तृत, दूर दूर तक फैले हुए हरे ग्रीन प्लेन्स की, विद द सेंट ऑफ रोबस्ट होराइजन फ्लडिंग सनलाइट, और उसको खुशबू आ रही है किसकी? क्षितिज को भरती हुई सूरज की रोशनी की, मतलब सुबह की खुशबू है। with the vast, restless, animate, shaggy outpourings of the dark, और रात के अंधेरे से निकल के ये अनंत, रेस्टलेस, बेचैन, एनिमेट, जिंदा, शैगी, क्षत विक्षत, या शैगी मतलब कि मैले कुचैले, आउटपोरिंग्स ऑफ द डार्क, वो निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 तरह के रेफरेंस है। एक रेफरेंस हो सकता है जब वो प्रकृति में इमेजिन कर रहा है कि जब रात का अंधेरा या रात के तूफान छट गया तो उसके बाद सारे एनिमल्स निकल के कूदते फांदते आ गए मैदान में सारे, सूरज की धूप के साथ। या जैसे उसने देखा कि तूफान के बाद सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो बिखराव को देख के बोलता है कि जैसे सब जगह रेस्टलेस, एनिमेट, मतलब कि निर्जीव सजीव सारी वस्तुएं जैसे बिखेर दी हो किसी ने, वैसा भाव इसको आ रहा है। लाइक द रोर ऑफ अ सेक्स चार्ज टाइग्रेस, जैसे टाइग्रेस जो है जब मेटिंग के लिए रोरिंग करती है या वो दहाड़ती है शेर को बुलाने के लिए, विद द अनडॉन्टेड ब्लू मैडनेस ऑफ लाइफ, देन शी इज मैड फॉर क्रिएटिंग लाइफ, और व्हेन शी हैज दिस मैड, मतलब कि उसके अंदर वो जिंदगी की झलक दिखती है, जीने की, जिंदा रहने की, रिप्रोड्यूस करने की, नई लाइफ को धरती पे लाने की। तो वहां पे उसको मैडनेस ऑफ लाइफ बोला है, माने कि इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद रिक्रिएट करने की टेंडेंसी इंसान में होती है। इतना कुछ बिखर गया है तूफान में, नाउ देयर विल बी अ ड्राइव टू रिकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग। बड़ी बड़ी तूफान आते हैं इनके, आपने शायद पता नहीं अभी कभी ध्यान दिया कि नहीं, ये लोग जो रहते हैं ना ऐसी जगहों में, उन्होंने कोई बड़ा ज्यादा सामान भी नहीं रखा होता अपने घरों में,
मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता है, फट्टे वट्टे लगा दिए, जोड़ दिए, उनको पता है हफ्ते 10 दिन में तूफान आना, ये फट्टे उखड़ जाने हैं, फिर नए वो जोड़ के इकट्ठे करेंगे सामान और नए जड़ लेंगे भाई। इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। माई हार्ट फ्लू अवे टेयरिंग द अर्थ असंडर, की धरती को अपने नीचे टीयर करता हुआ, चीरता हुआ मेरा दिल उड़ चला, मेरी आत्मा, मेरी कॉन्शियसनेस, लाइक अ ब्लोन अप ड्रंकन बलून इन द सी ऑफ ब्लू विंड, जैसे नीली हवाओं के समंदर में एक नशीला गुब्बारा जिसकी किसी ने वो धागा काट दिया या जिसकी किसी ने हवा निकाल दी है। गुब्बारा भरा हुआ हो, कितना स्टेबल है, धागे से बंधा हुआ है, लेकिन जरा से गुब्बारे में छेद करो एक तरफ को तो ऐसे से भागेगा एकदम जिगजैग। तो वैसा कहता है कि मैं धरती को चीरता हुआ अपने पांव तले उस गुब्बारे की जैसे जिसकी हवा निकाल दी गई हो चल पड़ा, उड़ चला नीली हवाओं के समंदर में, कैरिंग विद इट, और अपने साथ क्या क्या ले जा रहा हूं, लाइक एन इनडोमिटेबल वल्चर, एक ऐसे गिद्ध की तरह जिसको कोई नहीं डोमिनेट कर सकता, फ्रॉम स्टार टू स्टार, और उड़ता जा रहा हूं एक सितारे से दूसरे सितारे की तरफ। द मास्ट ऑफ अ डिस्टेंट स्टार, मास्ट हम बोलते हैं जहाज के अंदर जो लंबे डंडा लगा होता है जिसके साथ उन्होंने पाल बांधी होती है, वो कपड़ा जिससे जहाज ने चलना है, जो उसका बेस है, उस माने इमेजिनरी वो स्टार्स की यात्रा पे निकल गया है, उसका दिल। बनेगी कुछ बात है, आप पाएंगे कहानी या ये जो हमारी पोयम है ये सिंबॉलिक है, सिंबल्स हैं इसमें, सिंबल चिन्ह या निशान होते हैं जिनके गहरे या डीपर अर्थ होते हैं, यानी कि मल्टीपल मीनिंग वाली पोएम्स होती हैं, ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, जो अक्षर बता रहे हैं उससे ज्यादा गहरे अर्थ होते हैं इसके। तो इस वाले में क्या अर्थ आपको देखने को मिला, क्या लग रहा है आपको कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैसेज क्या हो सकता है इसका? He is trying to remember a night. He remembers a night, the last night, which was a windy night, and he experienced some certain interesting things, like he could dream that his mosquito net was flying towards the star due to the wind, and he also dreams that he could see the faces of dead people in the stars. He could see even the representative of different civilizations in the stars who had come there carrying their spears, and he worries about their intentions, and himself he feels benumbed, overwhelmed by the fierce torture of this last night's wind, and he feels that earth has been raised out like a tiny insect, and the wind has demolished everything, it has destroyed everything, but there is also a hope of reconstruction, there is also a hope of rebirth. And his heart flies away, tearing the earth asunder towards the stars, like a balloon. यहां इतना ही है मेरे पास। इसको किया है ट्रांसलेट बंगाली से उज्जवल कुमार मजूमदार ने। दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय उज्जवल कुमार मजूमदार फ्रॉम ओरिजिनल बंगाल। लास्ट वाली भी देख लेनी आज ही कर लो, छोटी सी है। इस पोयम का टाइटल है आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल, और इसकी खास बात क्या है, लाइनें गिनो कितनी है पोयम। ये पेपर में आएगी, आज ही बता दिए तुमने। I shall return to this Bengal. लाइनें गिनो पोयम की। 8 नहीं, और भी हैं, उसके आगे देखो टोटल कितनी लाइंस होगी, तो फिर इस पोयम को क्या बुलाऊंगा। 14 लाइन वाली पोयम को क्या बुलाते हैं? तो 14 लाइन वाली पोयम को क्या बुलाते हैं? सैक वालों तुम बताओ, तुम्हें पढ़ा दिया है। अरे 14 लाइनों की पोयम को क्या बुलाते हैं? देखो नोट्स कहां लिखे। पहली चीज मैंने ये लिखाई थी आपको पहले ही दिन, और ये 5वीं के बच्चे को पता होगा जो सीबीएसई सिलेबस पढ़ रहा है। पढ़ी भी है तुमने ओzymandias, क्या है वो? सोनेट। तो तेरा कॉन्फिडेंस कहां है? सोनेट, और इसमें कॉम्बिनेशन क्या था?
ओzymandias में था 8 + 6, इसमें कैसा है, कितने पैराग्राफ बनाए, इसमें भी क्या कॉम्बिनेशन है, 8 + 6। अरे दिख गया, 8 + 6 का कॉम्बिनेशन। कंपैरेटिवली इजी है ये दूसरियों बाकियों से। बाकियों में सिंबॉलिक ज्यादा है, सिंबल्स ज्यादा है, रेफरेंसेस ज्यादा है, इसमें नहीं है। इसमें सिंपल सादी बात की है, जैसा इसका टाइटल सिंपल है, आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल। कौन सा बंगाल, किस बंगाल की बात कर रहा होगा, कहां वापस जाना है, सारी रामायण सुना दी तुम्हें, कहां वापस जाना है इसने, 2 दिन हो गए मुझे चिल्लाते हुए, कहां वापस जाना है इसने, बारिशाल अपने घर, ईस्ट बंगाल। आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल। कौन सा बंगाल, पढ़ो, पढ़ दे पढ़ दे। I shall return to this Bengal to the Ganges bank, perhaps not as a man, but Maina as all fishing kite, or dawn crowd floating on the mist bosom to all twilight. रहने दे, कहते बुरे हाल है तेरे। आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल, मुझे इस बंगाल वापस आना है, टू द धानसिरीज बैंक। धानसिरी नदी का नाम है, बैंक माने किनारा, धानसिरी नदी के किनारे पे, परहैप्स नॉट एज अ मैन, शायद इंसान बन के नहीं, पहुंच नहीं पाएगा ना, एज अ मैन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू क्रॉस द बॉर्डर। मैन बन के नहीं, बट मैना और फिशिंग काइट, मछली पकड़ने वाली चील, वो बन के या मैना बन के आ जाऊंगा। और डॉन क्रो या सुबह का कौवा, फ्लोटिंग ऑन द मिस्ट बुजम टू अलाइट, जो कि धुंध की छाती पे सवार, धुंध की छाती में उड़ान भरता हुआ, फ्लैट अलाइट माने हवा में तैरता हुआ। कैसे जाऊंगा, मतलब ये चीजें बन के, मैना बन के, फिशिंग काइट बन के, या डॉन क्रो सुबह का उजला हुआ कौवा बन के। और कैसे जाऊंगा, अलाइट ऑन मिस्ट बुजम, बुजम माने छाती, मिस्ट माने धुंध की छाती पे, फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ। और कहां जाके रुकूंगा, इन द शेड ऑफ जैकफ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ की छाया में। जैकफ्रूट क्या होता है, कटहल, कटहल के पेड़ में, उसकी छाया में जाऊंगा। इन दिस ऑटम हार्वेस्ट लैंड। और कब पहुंचेगा, आजकल, आजकल ऑटम में ऋतु चली हुई है, अक्टूबर नवंबर में ऑटम होगा, पतझड़, जब पत्ते झड़ जाएंगे सर्दियों से पहले, आजकल के मौसम में पहुंचेगा। ऑटम हार्वेस्ट लैंड, जब ऑटम की फसल हार्वेस्ट हो रही है तब, इस एरिया में, उस लैंड, इन दिस ऑटम हार्वेस्ट लैंड, जब ऑटम में यहां फसल काटी जाएगी उस लैंड में पहुंचूंगा। और मे बी अ डक, या शायद मैं बतख बन जाऊंगा। अ यंग गर्ल्स, किसी छोटे बच्चे की, बेल्स ऑन माई रेड फीट, और उसने मेरे लाल पांव में घुघरू बांधा होगा। बच्चे मुर्गियां पालते हैं घरों में, गांव के बच्चे, मुर्गियां, बकरियां। अब आप लोगों ने क्या पाला है घर में, आप जानो, पाला है कुछ, कोई जानवर होता है कई बार छोटा, बच्चिया से प्यार, या कोई गाय से या किसी को दे दी, भी तूने देखनी है ये। पहले घरों में ऐसा रहता था, अब तो पढ़ने पढ़ाने का रिवाज आ गया, घर पे तो रहते थे, करना क्या होता था, प्राइमरी स्कूल वूल कुछ नहीं होता था, तो उनको जानवर पहले अलॉट हो जाते थे कि ये छोटे वाली बकरी भी तेरी, इसका नाम भी रख ले, उसके साथ ही खेलना, उसी को चराना, और उसी को बाद में काट पीट के, ओके। यही थी ना एंटरटेनमेंट हमारे। आपने देखे हैं बुजुर्ग लोग कितना प्यार करते हैं अपने जानवरों से, क्योंकि वो बचपन उनका था, उनकी पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, जमींदारी करनी या फसलें काटनी, खेत चराने वगैरह, यही काम होते थे। तो कहते मैं किसी ना बच्ची का, छोटी बच्ची का बतख बन के आ जाऊंगा। बेल्स ऑन माई रेड फीट, और मेरे पाँव में उसने क्या बांधी होंगी, बेल्स। ड्रिफ्टिंग ऑन कामी सेंटेड वाटर्स ऑल डे, और सारा दिन मैं तैरता रहूंगा। कामी क्या है, पेड़, जड़ है एक, वो होती है पानी के अंदर, पौधा होता है कोई पानी वाला, तो उसकी खुशबू वाले पानी में मैं सारा दिन तैरता रहूंगा। देखो कैसे कैसे आएगा वो, इंसान बन के नहीं, नेचर की चीजें बन के आएगा, नेचुरल एनिमल्स बन के आएगा, एनिमल्स या इंसेक्ट या बर्ड बन के आएगा। पर जाना कहां है इसको, अल्टीमेटली बारिशाल जाएगा जरूर। तभी लिखा ना, आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल, टू धानसिरीज बैंक, परहैप्स नॉट एज अ मैन, बट मैना और फिशिंग काइट और डॉन क्रो, floating on the mist bosom to alight in the shade of this jackfruit tree in this autumn harvest land, or maybe a duck. अगर ये नहीं बन पाया तो मैं बतख बन जाऊंगा शायद, maybe a young girls, एक छोटे बच्चे की, लड़की की डक बन जाऊंगा। bells on my red feet, अब लड़कियों ने कुछ ना कुछ ड्रामा करना ही है, तो उसने मेरे पाँव में क्या बांध दिए होंगे, लाल पाँव में घुंघरू।
ड्रिफ्टिंग ऑन कामी सेंटेड वाटर, और मैं कामी सेंटेड वाटर में मतलब कि कामी वो जो जड़ है उसके खुशबू वाले पानी में तैरता रहूं सारा दिन। पॉन्ड में बतख कहां रहेगी, तालाब में, तैरता रहूं। फॉर लव ऑफ बंगाल्स रिवर्स, बंगाल की नदियों के प्यार में, फील्ड्स खेतों के प्यार में, क्रॉप्स फसलों के प्यार के कारण, आई शैल कम दिस वे, मैं इसी रास्ते आऊंगा, टू दिस सैड ग्रीन शोर ऑफ बंगाल, इस उदास किनारे तक बंगाल के। ईस्ट बंगाल को गरीब बंगाल मतलब वो गरीबी वाला देश ज्यादा है ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अमीरी है क्योंकि ये वेस्टर्नाइज है, वेस्टर्नाइज इन द सेंस कि यहाँ पे कैलकाटा में तो सिटी वगैरह थी तो इधर थे, उधर ईस्ट बंगाल रूरल एरिया था सारा। तो कहता टू दिस सैड ग्रीन शोर ऑफ बंगाल ड्रेंच्ड बाय द जालंगीज वेव, जिसको जालंगी नदी की लहरें भिगोती हैं, उस बंगाल के किनारे तक मैं पहुंचू। दो नदियों का जिक्र कर दिया बाय नेम, धानसिरी के किनारे तक, जालंगी रिवर की लहरें जिसको धोती हैं। शायद ये गंगा को ही बोलते हैं, उसकी ही है सारी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की नहीं होगी, ब्रह्मपुत्रा की होगी, ब्रह्मपुत्रा की होनी है, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा ही बहती है। फिर कहता है परहैप्स यू शैल सी अ ग्लास फ्लाई राइड द इवनिंग ब्रेज, शायद तुम देखो एक ग्लास फ्लाई को कि जो शाम की बयार के साथ राइड कर रही है। इंसेक्ट जो है ना बड़े उड़ते नहीं है, वो हवा के साथ तैरते हैं जिस तरफ हवा बह रही होती है। तो शायद आप ग्लास फ्लाई को देखो राइड कर रही है इवनिंग ब्रीज में, उसके साथ तैर रही है हवा में। और हियर अ बार्न आउल कॉल फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री, या सिल्क कॉटन ट्री से आप सुनो उसकी ब्रांचेस में बैठा हुआ है बार्न आउल, कॉमन आउल यानी कि आमतौर पे पाया जाने वाला उल्लू। बार्न आउल क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर वो इन्हीं एरियाज में रहता है जैसे पशुओं के साथ, जहां बार्न माने कि जहां उनकी गौशाला बनी होगी, जहां घास फूस रखा होगा, जहां आप तूड़ी रखते हो घर में, वो। तो या उसकी आवाज आप सुनोगे, माने कि मैं कहां मिलूंगा आपको, मेरे को पहचानना तो मैं क्या हूं, मैं वो ग्लास फ्लाई बन के हवा में तैर रहा हूं शाम को, मैं वो बार्न आउल बन के आवाज दे रहा हूं, उल्लू की आवाज में भी मैं ही हूं। परहैप्स यू विल फाइंड मी, you shall see, या a little child toss rice grains on the courtyard grass, छोटे बच्चे हाथ में चावल लेके, बच्चा जो है चावल बिखेर रहा है, कोर्टयार्ड माने आंगन की घास के ऊपर। और a boy on the Rupsa's turgid stream steer a dinghy, डिंजी वो वाली नाव है जिसमें एक तरफ खड़े होकर बांस के पोल के साथ चलाते हैं, पतली वाली होती है, पता नहीं मूवीज में आपने देखी कि नहीं, बांस का पोल लेके, जैसे चप्पू वाली होगी ना डिंजी वाली, वो जो बांस के पोल को धक्का देके चलाएगा, ऐसे चप्पू नहीं चलाते उसमें, रोइंग नहीं करते। तो उसमें कहता कि एक लड़का रुपसा के टर्जिड स्ट्रीम में, टर्जिड माने मटमैली, जैसे आजकल बरसात में पानी कैसा हो गया है नदी नालों का, मटमैला, टर्जिड, दिखता नहीं कुछ भी, पारदर्शी नहीं रहा, मैला हो गया, मिट्टी बह के आ रही है साथ में, सिल्ट आ रहा है। तो उसकी वैसी टर्जिड स्ट्रीम में, उसके एक स्ट्रीम में, उस नदी में, वहां पे वो डिंजी चला रहा होगा अपनी नाव, उसमें भी मैं ही हूं, विद टॉर्न व्हाइट सेल्स, और उसकी जो सेल्स हैं, माने कि उसके जो सेल लगी हुई है, जो कपड़ा जैसा लगाया होता है चलाने के लिए, वो फट चुका है। व्हाइट इग्रेट्स स्विमिंग थ्रू रेड क्लाउड्स, सफेद बगुले स्विम कर रहे हैं, क्लाउड्स के बीच में तैर रहे हैं। टू देयर होम इन द डार्क, अंधेरा होने वाला है, घर की तरफ चल पड़े। यू विल फाइंड मी अमंग देयर क्राउड, मैं आपको उनके बीच मिलूंगा। कब? When I shall return to this Bengal, तो कैसे कैसे आऊंगा वो उसने जिक्र किया, मैना बन के, फिशिंग काइट बन के, या कोई क्रो बन के आऊंगा। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं बतख ही बन जाऊंगा किसी छोटे बच्चे की, उसने मेरे पाँव में घुंघरू बांध देने हैं, पर मैं बंगाल की नदियों की खातिर, उनके झरनों की खातिर, उनके खेतों की खातिर मैं आऊंगा इसी रास्ते, इस उदास किनारे तक बंगाल के। तुम रात को शाम को देखना कि कोई इंसेक्ट, वो ग्लास फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई बोलते थे हम लोग वैसे, और हम तो भाई अपने में, पता नहीं जब मैं छोटा था तो हम तो उसको पकड़ के ना उसकी पूंछ में धागा बांध के उड़ाते भी थे, ग्लास फ्लाई। वो ड्रैगन फ्लाई के बड़े वाली पानी के पास होती थी, है ना, और एक, हाँ, एक बड़े चौड़े पंखों वाली, और एक छोटी भी आती थी, वो काटती थी, उससे बच के रहना होता था, वो ग्लास फ्लाई। आपने कुछ भी नहीं किया ना, आपको तभी आइडिया नहीं। तो वो ग्लास फ्लाई के साथ मैं आऊंगा, या फिर बार्न आउल को सुनना, उसकी आवाज में तुम पाओगे, या किसी लड़के को देखना जो अपने चावल के दाने भी खेल रहे हैं आंगन में घास के ऊपर, मतलब कि इन सब में मैं,
मैं जी रहा हूं उन लोगों में, उन नेचुरल चीजों में। हो जाएगा कुछ? लिखो आप। बुक दो जरा मुझे, कोई दे दो, ये दे दो, एक ही बात। ये कैसी है? इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं पिछले वाले की। पहली लाइन बना दो आप, बना के दे तो दी आपको। बिफोर डाइंग में जैसे बनाई वैसे बनाओ। क्या लिखोगे? विंडी नाइट इज अ पोयम रिटन बाय जीवनानंद दास। विंडी नाइट, दोनों पोयम का इकट्ठा बना रहे हैं, मतलब अलग अलग ही पर दो बार लिखेंगे। पहला आ गया विंडी नाइट इज अ पोयम रिटन बाय जीवनानंद दास। Full stop. The poem has been translated from Bengali by Ujjwal Kumar Majumdar. Ujjwal Kumar Majumdar. The poem has been translated From Bengali into English. From Bengali into English by Ujjwal Kumar Majumdar. ये किसकी बात हो रही है? विंडी नाइट की, तूफानी रात वाली की। ठीक हो गया? ट्रांसलेशन होगी। अब पोएम किस बारे में है बताओ? विंडी नाइट किस बारे में? लास्ट नाइट वॉज अ नाइट ऑफ डीप विंड्स, अ नाइट ऑफ काउंटलेस स्टार्स। तो माने एक तूफानी रात का जिक्र कर रहा है जब पोएट को ये, हाँ, कि डीप विंड्स थी और काउंटलेस स्टार्स थे। तो हम लिख देंगे द पोएम इज अबाउट अ नाइट ऑफ डीप विंड्स, a night of deep winds and countless stars, and countless stars. In the sky, stars in the sky कर दो। This night was, या ऐसा करो, last night was amazing. Last night was amazing. Why? Because the poet had some extraordinary experiences, some extraordinary, EXTRAD, एक्स्ट्रा लिखना ना, फिर ऑर्डिनरी डाल दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा फिर ORDINARY, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द नाइट। He could feel कैसे लिखोगे कि विंड ने ट्रिक्स खेले उसके साथ सपने में। He could feel
and actually see, he could feel and actually see beings from the past. Beings from the past. So actually see actually विंग एक्चुअली सी, पहले तो फील कर सका फिर असल में देख सका बीइंग्स, जीव जंतु या बीइंग्स माने की जिंदा चीजें फ्रॉम द पास्ट. फुल स्टॉप. द नाइट बिकेम कॉस्मिक. द नाइट बिकेम कॉस्मिक. And made the poet feel its expansive force and make the poet feel its its expansive force, expansive. ड्राइविंग, डिराइविंग करो, DERIVING, डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम द वास्ट स्काई. डिराइविंग मतलब लेते हुए, इट्स पावर या डिराइविंग पावर फ्रॉम द वास्ट स्काई. डिराइविंग इट्स रहने दो, डिराइविंग पावर फ्रॉम द वास्ट स्काई. Full stop. His mosquito net इससे पहले एक लाइन, इससे पहले फ्रेज डालो, इन हिज ड्रीम स्टेट या हाफ स्लीप. हाफ स्लीप. In his dream state या half asleep, he felt that अपनी आधी नींद में या अपने सपने की अवस्था में उसने महसूस किया कि his mosquito net had flown away. has कर दो HS. His mosquito net has flown away towards the stars and has brushed स्वाति, इन्वर्टेड कॉमा में डालना, नक्षत्र, दोनों को इन्वर्टेड कर दो. हैज ब्रश्ड स्वाति नक्षत्र अपॉस्ट्रोफी एस लैप, उसकी गोद को टच करके आ गया. स्वाति नक्षत्र लैप. He compares his mosquito net to a white crane. He compares his mosquito net to a white crane flying like. He compares his mosquito net to a white crane flying on the ocean of blue winds. Flying on the ocean of blue winds. Full stop. Next paragraph ले लो. The sky was so clear
The sky was so clear that countless stars could be seen twinkling. Countless stars could be seen twinkling in it. There was no empty space without the stars in the sky. There was no empty space without the stars in the sky. पहले वाले हमने प्रेजेंट में लिखी है। ओहो, तो इसको इज कर दो, वॉज की जगह इज कर दो। द स्काई इज सो क्लियर इज, और कुड भी, हाँ चलो ठीक है, कुड का कैन भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नो एम्प्टी स्पेस विदाउट द स्टार्स इन द स्काई, फुल स्टॉप। ही कैन इवन सी इवन, यहां तक की देख सकता है। क्या देख सकता है? डेड पीपल इन दो स्टार्स, इन दोज स्टार्स। और क्या दिखा है उसको? डेड पीपल नहीं दिखे? अरे डेड पीपल दिखे नहीं? दिखे थे। ही कंपेयर्स, ये जो कंपैरिजन है ना वो जबरदस्त है। ही कंपेयर्स द ग्लो ऑफ स्टार्स, क्या हो गया, थक गए? अभी तो पार्टी। ही कंपेयर्स द ग्लो ऑफ स्टार्स विथ द ग्लो in the eyes of a male kite, with the glow in the eyes, glow दो बार आएगा। He compares the glow of the stars with the glow in the eyes of male kite sitting on people bow. Sitting on, SITTING, sitting on people पेड़, people का पेड़, people PEE, इसने people का people ही बना दिया ट्रांसलेटर ने। अरे समझ रहे हैं? बाउस, BOUGHS, बाव क्या होती है? शाखा। पीपल बाव, BOUGHS, H कर दो, BOUGH, पीपल बाव, साथ में रख दो ना, PEEPUL हाइफन लगा दो, पीपल बाव। अरे कुछ गड़बड़ होगी क्या? दोबारा पढ़, क्या लिखी लाइन में? ट्विंकलिंग इन इट, देयर, इसको काट के और टी बड़ा करना, लाइन नहीं आ गई ना। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, ये एच बड़ा लिखा है ना। इवन सी डेड पीपल इन द स्टार, पीपल्स नहीं, पीपल ही, इसका प्लूरल नहीं होता, पीपल इन द स्टार्स। ही कंपेयर्स द ग्लो ऑफ स्टार्स, ऐसे लगा, विद द ग्लो इन द आईज ऑफ मेल काइट सिटिंग ऑन पीपल। पीपल ट्री बाव ने पीपल बाउज कर दे, या बाउज ऑफ पीपल ट्री करे, तो वैसे कर, या पीपल बाउज के बीच में हाइफन लगा, BOUGH। देखो BOUGH ही तो है, पीपल के पेड़ पे बैठा ये। एंड ही कंपेयर्स, और क्या करता है कंपेयर? एंड ही कंपेयर्स, ये बेबीलोनियन क्वीन वाला भी तो करना है। द वास्ट स्काई
या ऐसा करो, एज ही कंपेयर्स द वास्ट मूनलिट स्काई, फिर ऐसे बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, द वास्ट मूनलिट, MOONLIT, मूनलिट स्काई टू द ब्राइट स्टोल, STOLE, स्टोल मेड ऑफ leopard skin, LEOPARDSKIN, made of leopard skin, worn by पहनना, पहना, पहना हुआ, worn by a Babylonian queen, born by a Babylonian, B बड़ा, BABYLONIAN, बेबीलोनियन क्वीन, बेबीलोन की रानी ने जैसे वो पहना हुआ है वैसे बेबीलोनियन क्वीन। फुल स्टॉप। हाँ जी, आगे टाइम तो हो ही गया। तो फिर ये कंप्लीट कौन करेगा? इसको छोड़ो, इसको कंप्लीट करके लाना। अगले वाले का लिख लो 4 लाइनें, ये बड़ा लंबा है, नहीं होना। अगले वाले का जोड़ा तो लिख लो 4 लाइनें, इसको करते रहना कंप्लीट। घर पे तुमने करना क्या है, बेले तो नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डालूंगा, आप लोग लिखोगे। बुक ले जाओ, लिखते रहो। आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल वाले में क्या है मेन बात? आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल इज ओरिजिनल, शुरू की लाइन है, अब आप जानो बाय, रिटन बाय और ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड कौन है ये लिख लो, सुकांता चौधरी, ये डाल लो भाई, सुकांता, SUKANTA, सुकांता चौधरी की स्पेलिंग वही है, CHAUDHURI। बंगाली से इंग्लिश में लेके आइए सुकांता चौधरी। और इसका मतलब क्या है तो लिख देंगे, आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल इज अ सोनेट हैविंग एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल is a sonnet having an octave, octave ही होता है कि ऑक्टेट है? अच्छा ऑक्टेट था, ऑक्टेट कर दो, और मुझे ऑक्टेव याद है। चलो करेंगे वेरीफाई, फिलहाल तो ये लिख लो। ऑक्टेव माने 8 लाइनों का सेट, सेस्टेट माने 6 लाइनों का सेट। हैविंग एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, SESTET, टेप था, आप ऑक्टेव लिख दो ना, ठीक है। मुझे ऑक्टेव याद है, पता नहीं तो हो सकता है मैंने वहां गलत लिखा दिया, ढूंढो। देखी डिक्शनरी कभी? शाबाश, दोनों ही है। चलो मतलब दोनों ठीक है, पर है क्या ये ऑक्टेव ऑक्टेट? एक इसमें भी वही लिखा है। अष्टभुजा को क्या बोलते हैं? फिर तभी तो मैंने बोला कि पढ़ तो सही किसके लिए है। ऑक्टेव ऑक्टेट तो वर्ड तो 2 ही हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। ऑक्टेव भी है, ऑक्टेट भी है। लॉ जी क्लैरिफाई हो गया, ऑक्टेव भी है, ऑक्टेट भी है। अब लिख क्या रहे थे? ऑक्टेव एंड सेस्टेट। I shall return to this Bengal is a sonnet having an octave and a sestet, full stop. In this sonnet, the poet imagines / desires, DESIRES, to return to his native place Barishal in East Bengal. Desires या imagines to return to his native place
बारिशाल, बी बड़ा, बारिशाल इन ईस्ट बंगाल, ईस्ट का ई बड़ा, बंगाल का बी बड़ा, इन ईस्ट बंगाल. He proclaims that, full stop. He proclaims, Proclaims, proclaims that he shall return. He shall लिखवा रहा हूं कि पक्का आएगा. Shall return to his native place because he loves Bengal's rivers, fields, crops. Because he loves Bengal's rivers, fields, crops. Rivers, comma, fields, and crops. He may not return as a man. Next line. Bengal's fields, comma, rivers, and crops. Full stop. He may not return as a man, but नहीं, बी बड़ा क्यों कर दिया? He may not return as a man, but maybe as a myna or fishing kite. ये एक ही बात होगी वैसे, मैना और फिशिंग काइट, ये अलग अलग है. Maybe as a myna or fishing kite, or as a dawn crow, or as a dawn crow. Full stop. Perhaps he returns as a young girl's duck. Perhaps he returns as a young girl's duck, having bells on his red feet. Having bells on his red feet. Full stop. He wants to visit this. He wants to visit this sad green corner of earth. Sad green corner of earth. Situated on river bank. A river bank. A लगा देना. Situated on a river bank. Full stop. He wishes, WISHES, he wishes to live and be found. He wishes to live and be found among natural beings, like a glass fly, or barn owl, or barn owl, or white egrets, or white egrets.
egrets, white egrets, or living as a boy in his native village, surrounded by nature. पढ़ो जरा ये लाइन. हाँ, लास्ट के जो लाइन है, दो लिखी है, सारी पढ़ डालो. Live and be found in natural roots like a large fly, a barn, or a white pea. This will live as a boy in his native village surrounded by nature.